नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर बांटे और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हमने उन मेहनती किसानों को ट्रैक्टर बांटे हैं जो अपने परिवारों के साथ इस कार्यक्रम में आए थे। आज आप सभी हमारे अन्नदाता किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से राज्य की तरक्की देख रहे हैं। लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब के इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे। कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों और गरीबों की आवाज थे। उन्होंने उनके कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया, उनके लिए कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए। किसानों के और गरीबों के आवाज थे। उन्होंने किसानों के लिए और गरीबों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तो उन्होंने कहा था कि देश का विकास गांव और गली के द्वारा होगा। अगर गांव खलिहानों से होकर गुजरता है तो समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं के आदर्श और विचारों पर चल करके इस देश को और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मदरसा और शिक्षक अन्य कर्मचारी के वेतन के भुगतान विधेयक को वापस ले लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की गलती को सुधारने से पीछे नहीं हटेगी। जो भी गलती है उसे वापस लेने की जरूरत है और वापस ले लिया जाएगा। हमारी सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करती है और जनहित ही सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते पूरे जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिजनौर इन दिनों घने कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह और देर रात को ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है और इससे सड़कों के वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इससे लोगों की परेशानियां और भी बढ़ने की संभावना है। कोहरा ज्यादा चल रहा है, कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं तापने की। मजदूर आदमी हम मेट्रो चला रहे हैं, जाड़े में यहाँ खड़े रहते हैं। आगे कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि लकड़ियों का भी यहाँ साधन हो। आगे सभी आदमी परेशान हैं। क्या सरकार द्वारा कोई बंदोबस्त किया गया? भाई सरकार द्वारा कोई बंदोबस्त नहीं, या कोई नगर पालिका द्वारा हो। इनके मेट्रो वालों के लिए लकड़ी पहुँचानी चाहिए। थोड़ी यहाँ खड़े रहते हैं जाड़े के लिए। जी, यहाँ पर मेरी दुकान है और इतनी ठंड हो रही है
कोहरा इतना ज़्यादा आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है और नगर पालिका वाले भी हैं, लकड़ी वे उधर से उधर ही, इधर की दुकानों तक लकड़ी भी नहीं पहुंचा रहे, उधर से उधर ही लकड़ी पहुंचा देते हैं, ना यहाँ पर तापने की कोई व्यवस्था है। कोहरा ज्यादा चल रहा है। कोई जनपद बिजनौर में घने कोहरे के चलते ठंड का कहर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जनपद बिजनौर सुबह से ही कोहरे की चादर ओढ़े हुए है। देखा गया है कि ऐसे में किसान ठंड में खेतों में काम करने को मजबूर हैं और लोग फुटपाथ पर भी सोते हुए ठंड में नजर आए हैं। अगर बात इसमें रोजमर्रा के मजदूरों की करें तो मजदूर भी ठंड में काम करने को मजबूर है। अगर बात इसमें बिजनौर की डीएम जसजीत कौर की करें तो बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने जितने भी नगर पालिकाएं हैं जनपद बिजनौर की, सभी अधिकारियों को अलाव जलाने के व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। मैं इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। जनपद बिजनौर में घने कोहरे के चलते नांगल थाना क्षेत्र में कार और डंपर की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई, लेकिन हादसे के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। कहा जा रहा है कि असली डंपर को बदलकर थाने में दूसरा डंपर पेश किया गया। यह आरोप सामने आने के बाद नांगल सोती थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक और सिपाही अमित सैनी को एसपी अभिषेक ने निलंबित कर दिया है। घटना के तुरंत बाद ही वायरल हुई सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई उजागर कर दी है। जांच के दौरान ईंट भट्टे से असली डंपर बरामद किया गया है। अब पुलिस की जांच टीम मामले की गहन पड़ताल में जुटी है और दायित्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। बिजनौर सदर तहसील में तैनात लेखपाल रविंद्र शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार लेखपाल ने हिमपुर दीपा निवासी धर्मेंद्र से तहसील से जुड़ी एक काम के एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर बरेली की एक एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही लेखपाल को दबोच लिया। लेखपाल वर्तमान में ब्लॉक हल्दौर के गांव कुंडा भांगेन क्षेत्र का में तैनात है और गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम लेखपाल को शहर कोतवाली लेकर पहुंची, उसे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार टीम शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने की अब तैयारी कर रही है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कर्मचारियों में खलबली मच गई है। इटावा के चित्रकूट के डिप्टी जेलर प्रमोद कुमार कन्नौजिया की निधन हो गई है। 55 वर्षीय प्रमोद कुमार कन्नौजिया जसवंत नगर क्षेत्र के निवासी थे और चित्रकूट जिला जेल में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात थे। बताया गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने छुट्टी लेकर घर लौटने का निर्णय लिया था। घर पहुंचने से पहले ही उनका स्वास्थ्य अचानक ही बिगड़ गया और इटावा में उनका निधन हो गया। परिजनों में उनके अचानक मौत से कोहराम मच गया है। उन्हें तुरंत इटावा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार और स्थानीय प्रशासन में शोक की लहर है। और बरेली में वकीलों का धरना प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। वकील महजबीन की हत्या में गिरफ्तारी को लेकर वकीलों ने कचहरी चौराहे को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस पहले ही 3 लोगों को जेल भेज चुकी है। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के प्रयास के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। घटनास्थल पर तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से वकील और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। घटनास्थल है वहां पर पुलिस तैनात है और इस दौरान इलाके में हड़कंप मचता हुआ भी नजर आया। वकीलों ने गिरफ्तारी और न्याय की मांग उठाई और इस दौरान पुलिस भी वहां बखूबी तैनात नजर आई। बदायूं में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें विद्युत लाइन की मरम्मत के दौरान लाइनमैन प्रेमपाल की करंट लगने से मौत हो गई। प्रेमपाल धीमरपुरा का निवासी था। उसे पोल पर चढ़ाकर मरम्मत का काम करवाया जा रहा था। मंगलवार सुबह करीबन 11 बजे अचानक ही तेज करंट की चपेट में आने से उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय अधिकारी और कर्मचारी के अफसर मौके से भाग गए। घटना के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखा जा रहा है।
बुलंदशहर के खुर्जा नगर पुलिस ने अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपी बॉबी, सुशील, मनोज और अफजाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी और लूटे हुए 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि 3 आरोपी मोबाइल लूटकर चौथे आरोपी अफजाल को बेचते थे, जो अपनी मोबाइल की दुकान में पार्ट्स निकालकर बेचता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को थाने में पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की जांच चल रही है, ताकि ये पता लगाया जाए कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और मोबाइल कहां से चुराया जाता था और कहां बेचा जाता था। आज थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा एक अंतर जनपदीय मोबाइल स्नैचर्स के गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बॉबी, सुशील, मनोज, ये तीनों ही खुर्जानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तथा अफजाल ये भी खुर्जानगर का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बॉबी, सुशील और मनोज मोबाइल छिनैती करते थे तथा अफजाल को ये मोबाइल सप्लाई करते थे। अफजाल इन मोबाइल को डिसमेंटल कर इनके पार्ट्स को दूसरे मोबाइल में डालता था तथा इनको बेचता भी था। अफजाल की मोबाइल की दुकान है, खुर्जा कस्बे में ही इसकी मोबाइल की दुकान है। इन के पास से 18 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। इन बॉबी और सुशील के ऊपर पूर्व से भी लगभग 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों को हिरासत में लेकर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित हत्या के मामले के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आरोप है कि युवक को पैगंबर के अपमान का झूठा आरोप लगाकर हिंसा का शिकार बनाया गया। इस घटना में हिरासत के दौरान सुरक्षा में भारी चूक पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस और सरकार की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई गई। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। विरोध स्वरूप शाहिद पार्क से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया और वहां राष्ट्रपति का पुतला भी जलाकर प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। और वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला के नकाब पर हाथ लगाने की घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। इस घटना का समर्थन उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया। बयानों में महिलाओं के सम्मान को चुनौती दी गई है। महिला सभा ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसे बयान महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसे दर्शा रहा है। उनका कहना है कि चाहे हिजाब हो या दुपट्टा, किसी पर भी जबरदस्ती हाथ लगाना सीधे महिला की गरिमा का उल्लंघन है। महिला सभा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और बर्खास्तगी की मांग उठाई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बिना महिला सम्मान के धर्म और संस्कृति की आड़ में कोई सच्ची मर्यादा कायम नहीं हो सकती है। और बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। ये विरोध दीपू दास की बांग्लादेश में कथित हत्या के बाद उभरे आक्रोश के चलते किया गया। कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक से एक फ्लैग मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेशियों को भारत से निकालने की मांग भी उठाई। महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। हिंदू परिषद ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूरे मामले को लेकर लोगों ने बताया कि ये घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। ये हमारी आक्रोश है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला जलाया है और अगर बांग्लादेशी यहाँ से नहीं गए तो जिस तरह से उन्होंने वहाँ दीपू दास हिंदू को जलाया है, हम भी फिर बांग्लादेशी जलाने का कार्य करेंगे। आपने जो पुतला फूंका है किस जगह फूंका है? महाराणा प्रताप चौक कलेक्ट्रेट से रहा। और संभल से बड़ी खबर आ रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। बहजोई स्थित एक निजी रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट और सेवानिवृत्त आईएएस आनंद कुमार सिंह मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनपद के 32 प्रगतिशील किसानों और अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कृषि कार्य, नवाचार और पराली प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही सुशासन सप्ताह के अंतर्गत किसान सम्मान दिवस और किसान मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशासन और किसान के बीच समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम में कवि जिगर की कविताओं ने किसानों के संघर्ष और योगदान को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण बना नजर आया। आज किसान सम्मान दिवस भी है और सुशासन दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक कृषि की जाए, कैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इसके विषय में बताया गया और विभिन्न प्रकार के किसानों के अनुभव भी सुने गए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया। और इसके साथ साथ जो सुशासन है, इसमें पारदर्शी और प्रशासन गांव की ओर टैगलाइन है, उसके अनुसार पूरे जनपद में कुल 700 ग्राम पंचायतों में चौपालों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि गांव की समस्या का गांव में समाधान हो। प्रशासन की ओर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आज किसान सम्मान दिवस का यहाँ आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ भारत सरकार के निर्देश पर डिसेमिनेशन वर्कशॉप यानी प्रसार कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन गाँव की ओर जाएगा। इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर की जयंती के उपलक्ष्य में ये सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो शासकीय योजनाएं हैं उनका सीधे लाभ कैसे लाभार्थियों तक, गांव तक पहुंचे। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस के रूप में आज ये जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद में विभिन्न स्थानों पर किसान दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारी सरकार लगातार अन्नदाता के पक्ष में खड़ी है और मैं मानता हूं कि किसान के पक्ष में किसान दिवस मनाना ये चौधरी चरण सिंह जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हमीरपुर में जिले के उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में कर्मचारियों के द्वारा सरकारी कामकाज छोड़कर रीलबाजी का खेल खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। वीडियो में बाबू चलन और साधना को कार्यालय परिसर में दिन भर मोबाइल पर रील बनाते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोटी पगार लेने के बावजूद भी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। वायरल वीडियो के बाद विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इस घटना ने सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की जवाबदेही और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।